एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, दुनिया का गुरु, दुनिया का पावर सेंटर। फिर आया कॉलोनियल शैडोज, जिन्होंने भारत की आवाज को दबा दिया, भारत को अंधेरे की गहराई में धकेल दिया। फिर नया उजाला, 1947 के बाद भारत फिर उठकर खड़ा हुआ एक सोवरेन नेशन के रूप में। और आज 21st सेंचुरी में एक नया भारत जग चुका है, ना फॉलोअर्स बल्कि ग्लोबल लीडर्स बनने के इरादे के साथ। G20 समिट होस्ट करना हो, क्वाड, आसियान, एससीओ और ग्लोबल साउथ के साथ पार्टनरशिप बनाना हो, ईस्ट लेकर लिंक वेस्ट तक आउटरीच हो, भारत पूरा विश्व को यह संदेश दे रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि यह फ्यूचर को सेव करने के लिए है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेंथ ऑफ आवर सिविलाइजेशनल प्राइड के साथ भारत आज खड़ा है। एंड वेलकम टू द स्टेटक्राफ्ट सिंप्लीफाइड विथ डॉक्टर अजय। इन दिस लेक्चर we'll discuss India's foreign policy, the major aim, objectives of Indian foreign policy along with the determinants, and how India's foreign policy evolved from the colonial era to the present. So without any further delay, let's get started. About me, I'm Dr. Ajay, completed my PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Then right now, I'm teaching political science at Sambalpur University. In this lecture, what we are going to study? पहला हम बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन, कैसे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में एक ब्रॉड ओवरव्यू देंगे। उसके बाद डेफिनेशन, फॉरेन पॉलिसी का कोई मेजर डेफिनेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसको दो हिस्से में हम डिवाइड करेंगे, एक डोमेस्टिक फैक्टर, दूसरा इंटरनेशनल फैक्टर। इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है उसका प्रिंसिपल क्या है, एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, इंडिया's foreign policy evolved after independence in 1947। भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, वो इंडिपेंडेंस के बाद से ही कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहता है, जिसका रूट एंशिएंट सिविलाइजेशनल वैल्यूज, कॉलोनियल एक्सपीरियंस और एक चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर में नेशनल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की नीड से जुड़ी हुई है। हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है उसका रूट देखेंगे तो वो एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसका जो वैल्यूज था, जो एथोस, जो प्रिंसिपल्स, उसमें हमें देखने को मिलता है। और जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस भी है, हम फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस किए थे, कॉलोनियलिज्म का जो एक्सपीरियंस था, वो भी थोड़ा बहुत इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको शेप किया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया, जिसमें कोल्ड वॉर के दौरान किसी भी सुपर पावर के साथ अलाइन होने से मना कर दिया था। उनका जो विजन था हम सब जानते हैं, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड एक साइड था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। ये जो दो पावर थे, इंडिया ने बोला ना कि हम यूएस के कैंप में ज्वाइन करेंगे, ना ही यूएसएसआर के कैंप में ज्वाइन करेंगे। हम क्या रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि हम अभी अभी हमें इंडिपेंडेंस मिला है, हम अभी अभी कॉलोनियल पावर से मुक्त हुए हैं। फिर हम ये पावर स्ट्रगल में पड़ना नहीं चाहते हैं, हम अलग रह के अपना फॉरेन पॉलिसी को फॉर्म करना चाहते हैं और इंडिया को एक मजबूत देश बनाना चाहते हैं। ठीक है,
और ये जो फॉरेन पॉलिसी था, नेहरू का जो विजन था, वहां पे एम्फासिस किसमें था? पीस, कोऑपरेशन एंड मोरल डिप्लोमेसी में। ठीक है। और टाइम के साथ है, जैसे जैसे ग्लोबल रिलेटिव्स में चेंज हुई है, 1990s की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड का राइज हो, या नया स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हो, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ने इस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट किया है। और आज की बात करें 2026 का रियलिटी यह है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी अभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए प्रोएक्टिव मल्टी अलाइनमेंट को फॉलो करता है। इसका फोकस किसमें रहता है? नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर रहता है। नेशनल सिक्योरिटी, उसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने पर है। ठीक है। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मीनिंग क्या है? फॉरेन पॉलिसी आखिर होता क्या है? फॉरेन पॉलिसी बोलता है इट इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटेजीज गाइडिंग एक्सटर्नल रिलेशंस। फॉरेन पॉलिसी होता क्या है? वो बोलता है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है और पॉलिसीज और स्ट्रेटेजी होता है जो एक नेशन को अडॉप्ट करता है। कोई एक नेशन वो पॉलिसीज, वो प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करता है ताकि वो दूसरे कंट्रीज के साथ और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना रिलेशनशिप को मैनेज कर सके। फॉरेन पॉलिसी हम बेसिकली बोल रहे हैं कि दिस इज द पॉलिसी टुवर्ड्स अदर नेशंस, टुवर्ड्स अदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एम जो फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है, तो फॉरेन पॉलिसी के कोई बोलेगा, कोई तुम्हें पूछेगा ये फॉरेन पॉलिसी क्यों चाहिए? फॉरेन पॉलिसी का मेन एम क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये बोल रहा है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है, जो दूसरे कंट्री के साथ हमारा संबंध कैसा रहेगा, दूसरे कंट्री के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा एम होता है कि टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए वो फॉरेन पॉलिसी बहुत ही जरूरी टूल होता है। ठीक है। अगर हमें नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, ये जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर नेशनल इंटरेस्ट वो अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट रिजल्ट है, तो उसका मीन्स क्या होगा? एक अच्छा फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। फॉरेन पॉलिसी इज द मीन्स एंड द अल्टीमेट एम। अल्टीमेट एम इज द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का एक जरिया होता है फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। और जो रिलेशनशिप, जो प्रिंसिपल, स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, उसमें डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री और कल्चरल एक्शंस भी आते हैं। ठीक है। ये सब डिप्लोमेटिक हो गया, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल एक्शंस। इन सिंपल वर्ड्स, फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? हाउ ए कंट्री डील्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक देश, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, विश्व के साथ किस तरह रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, किस तरह उनके साथ डील्स करता है, उसको फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। कुछ कराली डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी आखिर होता क्या है? डेफिनेशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी: जज मॉडल्स की सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज टू इन्फ्लुएंस अदर स्टेट्स। मॉडल्स की क्या कहते हैं? फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? वो बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी वो एक सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज होता है जिसपे स्टेट इसलिए डेवलप करती है कि ताकि वो दूसरे स्टेट के साथ उसका बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके और खुद को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग में एडजस्ट कर सकता है। यह ऐसा सिस्टम है जहां दूसरे स्टेट को इन्फ्लुएंस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। कोलंबियस एंड वुल्फ का डेफिनेशन क्या था? उनका यह कहना था कि फॉरेन पॉलिसी
is a country's response to the world outside its borders. फॉरेन पॉलिसी एक कंट्री का रेस्पॉन्स होता है अपने बॉर्डर्स के बाहर की दुनिया के प्रति। जो दूसरे देश होते हैं उनके प्रति कैसा रिलेशनशिप है, उनके साथ हम कैसा डील कर रहे हैं, उनका बिहेवियर, वो कोई एक्शन ले रहे हैं, वो एक्शन का रिएक्शन हम कैसे देते हैं, क्या रिस्पॉन्स हमारा रहता है, उसको फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। फेडरल फ्लोर लिंकन के बारे में हम बोले, वो बोल रहे थे फॉरेन पॉलिसी इज द टोटलिटी ऑफ ए स्टेट्स डीलिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। उनके मुताबिक फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी एक स्टेट का इंटरनल एनवायरमेंट के साथ होने वाले सारे इंटरेक्शन का सम टोटल होता है। दैट मीन्स इंटरनल नहीं, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात कर रहा है। मतलब बाहरी दुनिया के साथ कैसा रिलेशनशिप, कैसे हम डील करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है, उसको फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। इस तरह हम देखें तो फॉरेन पॉलिसी उसमें डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चरल एक्शन शामिल होते हैं। कोई भी स्टेट इंटरनेशनल एरिना में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो काम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, हम बोलते हैं ना, किसी भी देश की बात करें, कोई भी देश की बात करें, तो फॉरेन पॉलिसी होता क्या है? वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है? तो इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही होगा। तो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है क्या? पहला बोल रहा है सेफगार्डिंग सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ओके, तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसका पहला की ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करना है। दूसरा बोल रहा है इंश्योरिंग ए पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट। अगर हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट होना भी चाहिए, वो पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें एक अच्छा सा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हम वार्स नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि डेवलपमेंट पे फोकस कर सके, ना कि वार पे। और क्या बोल रहा है? प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड डिसआर्मामेंट। वर्ल्ड पीस, इंडिया पूरा विश्व को शांति का वार्ता देना चाहता है, तो विश्व में शांति बजाय बना रहना चाहिए, वो इंडिया का एक फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ डिसआर्मामेंट, निरस्त्रीकरण। जो आर्म्स रेस की वजह से कोल्ड वॉर हुआ था, वो नहीं चाहता है इंडिया। वो चाहता है कि आर्म्स और एम्यूनिशन किसी के पास ना हो। उनका मेन मकसद रहता है कि रीजनल और ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी को फोस्टर करना है। इंडिया ने डीकोलोनाइजेशन को भी सपोर्ट करता है, दैट इज अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इंडिया खुद एक कॉलोनी था, तो कॉलोनियलिज्म के अंदर कॉलोनियलिज्म कितना पीड़ा दे सकता है वो महसूस कर चुका है इंडिया। इसलिए वो नहीं चाहता है कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को कॉलोनी बनाए। और क्या? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सेल्फ रिलायंस। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कोई भी देश है, इंडिया की खास करके बात करें, वो चाहता है कि दूसरे देशों के साथ, दूसरे कंट्रीज के साथ वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे। साथ ही आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस इंडिया, किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, सेल्फ रिलायंस की बात क्या है? आत्मनिर्भरता, उसको भी वो प्रमोट करना चाहता है। उसके साथ प्रोटेक्शन ऑफ इंडियंस एब्रोड एंड सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। उसके साथ ही हम बोलते हैं कि कोई भी इंडियन नेशनल इंडिया छोड़ के कोई दूसरे देश में रहता है, वहां भी वो इंडियन सिटीजन्स का, इंडियन सब्जेक्ट्स का प्रोटेक्शन हो। उसके साथ हम सॉफ्ट पावर पे फोकस करते हैं rather देन हार्ड पावर।
ठीक है, जो कर न सके बंदूक की गोली वो कर दे एक मीठी बोली, वैसा ही बात है। तो हम सॉफ्ट पावर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स दिखाते हैं, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करती है, जहां नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को इक्वल इंपोर्टेंस दी जाती है। ये जो प्रिंसिपल्स को हम फुलफिल करना है, तो हमें इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का मेजर डिटर्मिनेंट्स ढूंढना पड़ेगा। क्या डिटर्मिनेंट्स है? ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये जो प्रिंसिपल्स है, हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। डिटर्मिनेंट्स होता क्या है? ये बोलता है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, व्हाट डिटरमाइंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। किसी भी कंट्री का जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो दो मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दो मेजर फैक्टर्स उनको शेप करते हैं। पहला होता है एक डोमेस्टिक फैक्टर, दूसरा होता है इंटरनेशनल फैक्टर्स। ये दोनों फैक्टर की समूह किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी को वो शेप देते हैं। तो ये दोनों ही फैक्टर्स इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और डोमेस्टिकली हम बात करें, इन डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें, तो वहां पे जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ये सब डोमेस्टिक फैक्टर होगा। डोमेस्टिक लेवल में ये सारे फैक्टर इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको शेप करते हैं। उसके साथ ही इंटरनेशनल फैक्टर्स, जैसे कि कोल्ड वॉर राइवलरी के दौरान दो सुपर पावर्स थे, राइट? तो इन दोनों का राइवलरी से इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सेट किया है। उसके साथ यूनाइटेड नेशंस, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो भी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को सेट करता है। उसके साथ आर्म्स रेस, पर्टिकुलर आर द न्यूक्लियर आर्म्स रेस, पर्टिकुलरली आर्म्स रेस की बात करें, वो कैसे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को सेट किया। उसके साथ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, वो भी इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सेट किया है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहले डोमेस्टिक फैक्टर डिस्कस करेंगे, उसके साथ इंटरनेशनल फैक्टर, ठीक है? डोमेस्टिक फैक्टर में पहला हम देखेंगे जियोग्राफी। किसी भी कंट्री का जियोग्राफी उसका फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। इंडिया की जियोग्राफी एक मेजर डिटरमिनेंट है। नॉर्थ में जो हिमालयन बाउंड्रीज है, इंडियन ओशन के साथ लॉन्ग कोस्टलाइन और इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करता है। इंडिया की सिक्योरिटी काफी हद तक अपने फ्रंटियर्स के सिक्योरिटी पर डिपेंड करता है। इंडिया की बात करें, इंडिया नॉर्थ में हमें क्या देखने को मिलेगा? द ग्रेट हिमालयन माउंटेन, यहां मिल जाएगा हमें हिमालयन। तीनों तरफ क्या है? भास्ट कोस्ट लाइन, राइट? कोस्ट लाइन। तो ये जो हिमालयन है, हिमालयन माउंटेन, वो एक नेचुरल बैरियर जैसा काम करता है। नेचुरल बैरियर। तो ये जो हिमालयन माउंटेन है उसको क्रॉस करके कोई भी फॉरेन कंट्री, कोई भी फॉरेन इन्वेडर्स भारत आके इंडिया को पे अटैक करना वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, वो इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। उसके साथ बाकी जो तीनों तरफ की बात करें वो कोस्टल एरिया है, वो कोस्ट लाइन से, राइट? और वो कोस्ट लाइन खुला है, मतलब कोई दूसरा शिप, कोई दूसरा बाहर देश का कोई दूसरा कंट्री इंडिया को अटैक करना चाहे तो वो ये निगरानी रख सकता है इंडिया, ठीक है? और इंडिया की बात करें, बे ऑफ बंगाल हो जाए या फिर अरेबियन सी हो गया, अरेबियन सी, ये दोनों तरफ इंडिया का जो कोस्ट गार्ड से, उसके साथ साथ इंडिया का जो सिक्योरिटी पर्सनल से वो प्रोटेक्ट करते हैं। चौथे हिस्से की बात करें, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मान करता है जहां पे वो खुद का बॉर्डर्स को सिक्योर कर पाता है। लेकिन
उसके साथ थोड़ा दिक्कत भी है। ये जो चिकन स्नेक और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, ये बहुत ही क्या मतलब वल्नरेबिलिटी है। अगर यहां पे इंडिया कट हो गया, यहां पे डिस्कनेक्ट हो गया, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट मतलब सॉरी ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग हो सकता है। ठीक है, और यहां पे नजर कौन गड़ाए बैठा है? चाइना। चाइना नजर गड़ाए बैठा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट को डिस्कनेक्ट कर सकता है अगर यहां पे अटैक हुआ तो। उसके लिए इंडिया ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने की नीड को हाईलाइट किया है। ये वाला देखो यहां पे सिलीगुड़ी, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया तो सिक्किम, जो दूसरा स्टेट की बात करें, इंडियन स्टेट्स, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पूरा इंडिया से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ऊपर बैठा है चाइना। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उनके लिए एक अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने का नीड भी इंडिया हाईलाइट करता है। इसी कंटेक्स्ट में कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, न्यू दिल्ली टू म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है, म्यांमार और यहां से थाईलैंड पूरा। ठीक है, तो ये हो गया जियोग्राफी। तो जियोग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी को। दूसरा, हिस्ट्री एंड कल्चर। इंडिया इज द लैंड ऑफ बुद्धा, इट इज द लैंड ऑफ महावीर, इट इज द लैंड ऑफ महात्मा गांधी। यहां टॉलरेंस, पीस और नॉन वायलेंस का स्पिरिट इंडियन एथोस में डीपली रूटेड है। इन्हीं वैल्यूज का इन्फ्लुएंस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बेसिक टेनेंट्स पर भी दिखता है। ठीक है, इंडिया की बात करें, इंडिया में हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये जो सारे रिलीजन है वो सब इंडिया से ही आया है, इंडिया में उसका जन्म हुआ है। और इंडिया ये जो वैल्यूज है, जो प्रिंसिपल्स है, पीस, हम इंटरनेशनल पीस की बात कर रहे हैं, वो जो इंटरनेशनल पीस, वो हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री, उसी में ही डीप रूटेड है। हम इंटरनेशनल पीस की बात कर रहे हैं, हम टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारा हिस्ट्री, हमारा कल्चर के साथ ही डीप रूटेड है। और इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी, यही सब इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का जो बेसिक टेनेंट्स है वो यही सब दिखाता है। सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल नेशंस, सभी रेसेस के लिए रेस्पेक्ट, और कॉलोनियलिज्म का ऑपोजिशन भी इंडिया दिखाता है। ऑपोजिशन टू इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म, सभी रेसेस के लिए रेस्पेक्ट और कॉलोनियलिज्म का ऑपोजिशन, जिससे प्रिंसिपल्स को फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही आर्टिकुलेट कर चुका है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हम ये इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म उसको हम अपोज कर रहे थे, उसके साथ रेसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हम आर्टिकुलेट कर चुके हैं, जो बाद में इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का कोर बन चुका है। ठीक है, तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस, ऑल्सो डिटरमाइंस ए कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। उसके साथ इकोनॉमी एक मेजर फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डोमेस्टिक फैक्टर है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है। आज इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशनशिप, उसका फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करने में लगा हुआ है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब 1991 में हुआ था, तब वहां पे उसके बाद इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी वो ज्यादा प्रैग्मेटिक हो गया था। हमारा फोकस कहां पे था? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी में था और टेक्नोलॉजी एक्सेस पर भी था। राइट, इंडिया 1991 का जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी आया था, एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन,
उसके बाद इंडिया का जो पॉलिसी वो ज्यादा प्रैग्मेटिक हो गया, जिसमें एफडीआई को अट्रैक्ट करना हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना हो, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस हो और टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस सिक्योर करने में प्रायोरिटी बन गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, गल्फ और अफ्रीका के साथ ट्रेड डिप्लोमेसी और G20 ब्रिक्स जैसे फोरम में एक्टिव पार्टिसिपेशन इस बात को क्लियरली दिखाता है। ठीक है, दिखाता है कि इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है और इकोनॉमी एक मेजर फैक्टर है जो किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी को वो डिटरमाइन कर सकता है। इस तरह डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रायोरिटीज इंडिया के फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन को डिसिसिवली इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, उसके साथ पॉलिटिकल सिस्टम्स, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है वो फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक डिटरमिनेंट्स है। ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो डिप्लोमेसी को शेप करता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं पब्लिक ओपिनियन, पार्लियामेंटरी डिबेट्स ऑन मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया जो फॉरेन पॉलिसी पर कंस्ट्रेंट्स भी लगाते हैं और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करते हैं। ठीक है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री वो पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकता, वो इग्नोर नहीं कर सकता। ओके, उसको वो पब्लिक ओपिनियन को अपहोल्ड करना ही होगा, क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों का वोट्स के जरिए में ही पावर में आया है। उसके साथ पार्लियामेंट और मीडिया, पार्लियामेंटरी डिबेट्स किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी को भी शेप कर सकता है। उसके साथ इंडिपेंडेंट मीडिया जो पॉलिसी डिसीजंस पर कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं और अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करते हैं, अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करते हैं। ठीक है, और किसी भी देश का जो लीडरशिप है, उनका विजन, उनका क्वालिटी, वो भी काफी हद तक किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है। लीडरशिप का विजन भी बहुत मैटर करता है। नेहरू का जो आइडियलिज्म था, उनका जो विजन था, उसके साथ वो नॉन अलाइनमेंट, जो नाम की बात करें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो भी नेहरू का था। वो अप्रोच ने काफी हद तक इंडिया को एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर्म करने में मदद किया था, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया पूरा दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। एक तरफ था यूएसए, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। एक सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म को, दूसरा सपोर्ट करता था सोशलिज्म, कम्युनिज्म को। तो इंडिया ने बोला हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी शुरू करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो वहां से आया था नॉन अलाइनमेंट नाम। ठीक है, और अभी की बात करें मोदी का असर्टिव प्रैग्मेटिज्म, वो ज्यादा ही असर्टिव है और इंटरेस्ट ड्रिवन डिप्लोमेसी है। साथ ही इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंसेंसस इंडिया को लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी परस्यू करने में हेल्प करता है, जबकि डोमेस्टिक पॉलिटिकल चैलेंजेस कभी कभी डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी को भी लिमिट कर देते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल लीडरशिप काफी हद तक एक देश का फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है, जो एक डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट है, डोमेस्टिक फैक्टर है। नेक्स्ट, मिलिट्री कैपेबिलिटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है मिलिट्री कैपेबिलिटी। मिलिट्री कैपेबिलिटी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटी इंडिया को अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने और एक्सटर्नल थ्रेट्स को डिटर करने में मदद करता है। उसके साथ वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करने का कॉन्फिडेंस भी देता है। अगर मिलिटरीली तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास न्यूक्लियर पावर्स, कन्वेंशनल वेपन्स, न्यूक्लियर डिटरेंस, ये सब कुछ है, कोई भी देश तुम्हें अटैक करने का गलती नहीं करेगा अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर पावर है। क्योंकि सबको पता है जब न्यूक्लियर वार होता है वहां पे
कौन अच्छा है कौन बुरा है वो कोई नहीं जानता है, वो मैटर नहीं करता है। कौन जिहादी है कौन फसादी है कोई मैटर नहीं करता है, सबको वो खत्म कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटी वो कंट्री का सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करता है, वो कंट्री का सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होता है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, उसको परस्यू करने में भी वो मददगार होता है। इंडिया की जो कन्वेंशनल फोर्स है, न्यूक्लियर डिटरेंस है, और जो आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव के अंदर डिफेंस इंडिजिनाइजेशन ने इंडिया की बार्गेनिंग पावर को भी एनहांस किया है। आत्मनिर्भर भारत मतलब डिफेंस सेक्टर में भी हम स्वदेशी के ऊपर भरोसा करते हैं, मेड इन इंडिया। जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन आया था, मेक इन इंडिया कैंपेन आया था, जो बोलता है कि जो डिफेंस वेपन्स हो गया वो इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा। ठीक है। और एक स्ट्रांग मिलिट्री इंडिया को साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्टेबलाइजिंग रोल प्ले करने में भी एनेबल करती है, जो ओवरऑल इंडिया की डिप्लोमेटिक पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है। इंडिया के पास एक स्ट्रांग नेवी भी है जो इंडो पैसिफिक रीजन में मददगार करता है एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ठीक है। ये तो हो गया डोमेस्टिक फैक्टर्स। इंटरनेशनल फैक्टर क्या होता है? जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को वो सेट करने में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितने डोमेस्टिक फैक्टर्स। ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में जो रीजनल सिक्योरिटी का कंसर्न हो गया, ये सब एक एक इंटरनेशनल फैक्टर है। ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर, विश्व में किस तरह का पावर स्ट्रक्चर चल रहा है, पावर किसके पास में है, विश्व यूनिपोलर है, बाइपोलर है या मल्टीपोलर है। उसके साथ ही रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इमर्जिंग ग्लोबल इश्यूज, ये सब मिलकर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी और उसका डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? ग्लोबल पावर डायनामिक्स। ये बेसिकली कोल्ड वॉर का बाइपोलरिटी से करंट यूएस चाइना राइवलरी तक। कोल्ड वॉर जब चल रहा था उस समय हम डिस्कस कर चुके हैं, एक तरफ था यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर। उस समय दोनों के बीच में टकराव देखने को मिलता था। अभी क्या हो रहा है? एक तरफ है यूएसए, दूसरी तरफ है चाइना। कोल्ड वॉर के बाइपोलर सिस्टम के दौरान यूएस और सोवियत राइवलरी, जब यूएसएसआर इन दोनों का टकराव चल रहा था कोल्ड वॉर के दौरान, उसके बीच में इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करने के लिए सोचा था। इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रिजर्व करने के लिए सोचा, जहां जन्म लिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम, टू मेंटेन इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और ये जो नॉन अलाइनमेंट था, इंडिया जिसको अडॉप्ट किया कोल्ड वॉर के समय, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने में इंडिया को मदद किया। इसके तहत इंडिया यूएस, रशिया और अदर मेजर पावर के साथ एंगेज नहीं किया। लेकिन आज के समय हम बात करें इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, अभी यूएस चाइना का राइवलरी चल रहा है और ये जो मल्टी अलाइनमेंट का पॉलिसी अभी इंडिया फॉलो कर रहा है। जब वर्ल्ड मल्टीपोलरिटी की तरफ बढ़ रहा है, जहां यूएस और चाइना के बीच में राइवलरी चल रहा है, जो यूएसएसआर उसका और यूएसए के बीच जो राइवलरी चल रहा था, अभी यूएसएसआर पावर मेजर पावर नहीं है, अभी यूएसएसआर रिप्लेस हो चुका है चाइना में, चाइना के साथ अभी राइवलरी चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में। और ये
पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अभी डोमिनेट कर रहा है। इंडिया ने मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ना कि नॉन अलाइनमेंट, क्योंकि अभी मल्टी अलाइनमेंट एक नेचुरल चॉइस है, एक रियलिस्टिक चॉइस है। इसके तहत इंडिया यूएस, रशिया और अदर मेजर पावर के साथ एंगेज करता है। साथ ही अभी जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होकर रशिया हो गया था उसके साथ, और चाइना के साथ भी थोड़ा बहुत वो डील कर लेता है। ठीक है, चाइना के साथ अपना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को केयरफुली मैनेज करता है। हमें पता है चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर इश्यूज, जो बॉर्डर टेंशन, वो अभी भी है, लेकिन इंडिया और चाइना दोनों इकोनॉमिक फ्रंट में अभी भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये चेंजिंग पावर स्ट्रक्चर इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सिक्योरिटी प्रायोरिटीज और डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी को कंटिन्यूअसली एडजस्ट करने के लिए कंपेल करता है। इंडिया क्या करता है, ये जो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करता है, वो यूएस हो गया, यूएसएसआर और यू कैन से रशिया, चाइना, सबके साथ अब वो एंगेज कर रहा है। ठीक है, और जो 21st सेंचुरी उसका जो इंटरनेशनल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को एक नेचुरल चॉइस बना देती है, जहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सिक्योरिटी प्रायोरिटीज, सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देना हो, और डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब अभी इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डिटरमाइन करता है। दूसरा, रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। इंडिया का जो रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक क्रूशियल फैक्टर बनाता है। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को बहुत हद तक, काफी हद तक वो इन्फ्लुएंस करता है, खास करके चाइना और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ये दोनों, इंडिया इज सराउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर पावर्स, एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना। ये दोनों न्यूक्लियर पावर है और दोनों के साथ इंडिया का रिलेशनशिप, इंडिया का रिश्ता अच्छा नहीं है। दोनों के साथ इंडिया का बॉर्डर इशू चल रहा है। दोनों के साथ यहां पे एलओसी में और यहां पे एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, दोनों के साथ अक्साई चेन को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सक्सम वैली को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान को लेके वो वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, तो दोनों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उसके साथ टेररिज्म, खास करके जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। मेजर इश्यूज हो गया, टेररिज्म का इशू हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट का इशू हो गया, और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रहा है बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। ये इंडिया की सिक्योरिटी ओरिएंटेशन, जो डिप्लोमेसी और डिफेंस पे प्रिपेयरनेस को शेप करता है। ये ज्यादातर जो इश्यूज हो गया वो क्या करता है, इंडिया को ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने में मदद करता है, इंडिया को वो फोर्स करता है क्योंकि अपना सिक्योरिटी को वो इंश्योर करे, जैसे कि उसी हिसाब से इंडिया का डिप्लोमेसी और डिफेंस प्रिपेयरनेस वो भी शेप हो जाता है। पाकिस्तान के साथ बात करें, पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप वो लार्जली टेररिज्म और कश्मीर इश्यू में डिपेंड होता है, राइट, टेररिज्म एंड कश्मीर का इशू। जबकि चाइना के साथ हम बात करें, हम पहले ही बोल चुके हैं, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके ऊपर लेके दोनों के बीच में थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलता है, और उसके लिए चाइना का लाइन ऑफ कंट्रोल पर असर्टिव बिहेवियर और रीजनल इन्फ्लुएंस इंडिया के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को अफेक्ट करता है। इस वजह से इंडिया डिटरेंस, रीजनल स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ वार जैसे फोरम पर ज्यादा एम्फासिस देता है। ठीक है, डिटरेंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वार और इंडो पैसिफिक विजन, ये जो इश्यूज हो गया उन पे ज्यादा वो फोकस करता है, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं
चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री है। और दोनों के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो इंडिया को अपना सिक्योरिटी के लिए, अपना डिप्लोमेटिक वेटेज की वजह से कुछ और करना पड़ता है। इसके लिए वो डिटरेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्वाड में जो 4 मेंबर है, जो क्वाड्रिलैटरल अरेंजमेंट बोलते हैं, इंडिया है, यूएस है, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4 मेंबर है ये क्वाड का मेंबर है। जो इंडो पैसिफिक रीजन में, ये वाला इंडिया के नीचे जो पोर्शन है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो कोऑपरेट करते हैं। और जो इंडो पैसिफिक रीजन, वहां भी चाइना का असर्टिवनेस को कम करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो चुका है। इसलिए बोला जाता है कि ये दोनों को टैकल करने के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए और क्वाड जैसे फोरम्स पर ज्यादा एम्फासिस देते हैं, ताकि अपना नेशनल इंटरेस्ट को एक चैलेंजिंग नेबरहुड में सेफगार्ड कर सके। उसके साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी उसको सेव करने में। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो इंडिया को मल्टीलैटरल एंगेजमेंट के जरिए अपना नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने का मौका देते हैं। ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस हो गया, यूएन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, G20 हो गया, ये जितना भी फोरम है ये सब इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, इंडिया का बात रखने के लिए ये एक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक एक प्लेटफॉर्म देते हैं इंडिया को। ठीक है, इन जैसे फोरम्स में इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ताकि वो ग्लोबल पीस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इक्विटेबल इंटरनेशनल गवर्नेंस को प्रमोट कर सके। इंडिया की बात करें, वो शुरू से ही डेवलपिंग वर्ल्ड, जो बोलते हैं ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ का वो बात उठाता रहता है। जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनका इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इंडिया आवाज उठाता रहता है। उसके साथ वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जैसे यूएनएससी हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहां पे इंडिया रिफॉर्म चाहता है। क्योंकि जो यूएनएससी, वहां पे अभी 5 परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर है, 2 है कहां से, यूरोप से। ठीक है, एशिया से है कौन, चाइना है। यूएनएससी की बात करें, अभी वहां पे जो 5 परमानेंट मेंबर है वहां पे यूएसए है, चाइना है, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। एशिया महादेश की बात करें तो सिर्फ चाइना है। और यूरोप की बात करें, वहां पे फ्रांस और ब्रिटेन दोनों है। तो बोला जाता है कि यूरोप ओवर रिप्रेजेंटेटिव है, ओवर रिप्रेजेंटेशन यूरोप का है। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका महादेश का कोई भी कंट्री यूएनएससी का मेंबर नहीं है, यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप उनको नहीं मिला है। और ये जो यूएनएससी, यूएन की बात कर रहे हैं हम, यूएन की बात कर रहे हैं, वो 1945 में आया था। वो आज का जो ग्लोबल रियलिटीज है उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसलिए यूएनएससी और यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में रिफॉर्म होना चाहिए। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां भी वेस्टर्न वर्ल्ड, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, उसका दबदबा रहता है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, वहां पे हमेशा उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो अमेरिकन सिटीजन होता है। ये तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक एथोस के अगेंस्ट में जाता है। इस तरह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के वो डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज और नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस करता है। और इंडिया मल्टीलैटरलिज्म उसमें कमिटेड है। वो नहीं चाहता है वर्ल्ड यूनिलैटरल हो जाए और बाइपोलर हो जाए और बाइलैटरल। इंडिया चाहता है वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। उसके लिए भी इंडिया एडवोकेट करता है। तो ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को भी शेप करते हैं, एक मेजर डिटरमिनेंट्स हो सकते हैं। उसके साथ ही जो ग्लोबल इश्यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लाइमेट चेंज जैसे इशू हो गया, टेररिज्म जैसे इशू हो गया, ये सब
इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर डिटरमिनेंट्स हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और पैंडेमिक जैसे ग्लोबल इश्यूज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि इनका सॉल्यूशन कलेक्टिव इंटरनेशनल रिस्पांस के बिना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, टेररिज्म की बात कर रहे हैं, और कोई भी पैंडेमिक आ गया जैसे आया था कोविड-19, इन सब की बात कर रहे हैं, तो कोई एक कंट्री, अकेला कंट्री इन सब चीजों में डील नहीं कर सकता। उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए इंटरनेशनल और यू कैन से कलेक्टिव इंटरनेशनल रिस्पांस चाहिए। सारा कंट्री एक साथ होना चाहिए, कोई अकेला कंट्री, कोई एक देश का ये इश्यूज नहीं है। इंडिया क्लाइमेट डिप्लोमेसी में क्लाइमेट जस्टिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे इनिशिएटिव को प्रमोट करता है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में बहुत है। वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसको ये जैसे इनिशिएटिव प्रमोट किया गया था, वो कब आया था? 2015 में आया था, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में। और ये जॉइंट इनिशिएटिव था, किसका था? इंडिया और फ्रांस का। ये दोनों, इंडिया और फ्रांस दोनों मिलके ये आईएसए लाए थे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके जिससे। और ये जो आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो सोलर एनर्जी, वो क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए आया था, जहां कोल बेस्ड एनर्जी और जैसे कि हम बोल रहे हैं फॉसिल फ्यूल से जनरेट हुआ एनर्जी, उसका यूसेज कम किया जा सके। उसके साथ ही टेररिज्म के थ्रेट्स ने इंडिया को ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन पर स्ट्रांग फोकस रखने और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को आइसोलेट करने का एफर्ट्स काफी तरफ से पुश किया है। टेररिज्म, हम पहले ही बोल चुके हैं, टेररिज्म कोई किसी एक देश का वो इशू नहीं होता है, और इंडिया उसका विक्टिम है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। और इंडिया ग्लोबल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को पुश किया है वेरियस इंटरनेशनल फोरम में, खास करके यूएन में। ठीक है, और पाकिस्तान जैसे देश को आइसोलेट भी कर पाया एफएटीएफ के जरिए, एफएटीएफ। और पैंडेमिक्स, हेल्थ डिप्लोमेसी एंड सप्लाई चेन, जब कोविड-19 आया, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसने हेल्थ डिप्लोमेसी और सप्लाई चेन रेजिलियंस और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की इंपोर्टेंस को हाईलाइट किया है। ये बोल रहे हैं जो पैंडेमिक है वो किसी एक देश का नहीं होता है। ये जो पैंडेमिक आया था कोविड-19, वो सबको ये दिखा दिया कि हेल्थ डिप्लोमेसी आज के समय बहुत ही जरूरी है, उसके साथ सप्लाई चेन रेजिलियंस, जो कि एक मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के बिना संभव नहीं होगा। इन सब फैक्टर का डायनामिक इंटरैक्शन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को और भी फ्लेक्सिबल बनाता है। इससे बोला जा सकता है ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, टेररिज्म और पैंडेमिक जैसा इशू हो गया, ये सब मिलके इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको और भी फ्लेक्सिबल बनाते हैं, और साथ ही अपनी कोर वैल्यूज पर फार्मली रूटेड भी रखते हैं। पैंडेमिक के समय इंडिया जो बिलीव करता है वसुधैव कुटुंबकम, उसके जरिए वो वैक्सीन मैत्री जैसी इनिशिएटिव को इंडिया ने अंडरटेक किया है, हाथ में लिया है, जिसके तहत वो नेबरिंग कंट्रीज जैसे मतलब श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, इन सब कंट्री को वैक्सीन प्रोवाइड किया है कोविड-19 के समय पर। ठीक है, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसका प्रिंसिपल्स क्या है? व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कुछ फंडामेंटल, कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स से बेस्ड है, जो टाइम के साथ अडॉप्ट होता रहता है, लेकिन अपना कोर वैल्यूज को मेंटेन किया है। सबसे पहले हम ऐसे बात कर सकते हैं, पहला प्रिंसिपल पंचशील, जो 1954 में साइन किया गया था बिटवीन पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड जियाउल नाओ, जो चाइनीज प्रीमियर थे, प्राइम मिनिस्टर नेहरू। इन दोनों के बीच में वो साइन किया गया था पंचशील।
क्योंकि जो इंडिपेंडेंट नेशंस के बीच में एक पीसफुल और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जा सके। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, पंचशील की हम बात कर रहे हैं, जियालाल और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन दोनों के बीच में साइन किया गया था। लेकिन क्यों किया गया था? ये बोल रहा है कि उस समय इंडिया और चाइना दोनों न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे, और ये चाहते थे कि उन दोनों के बीच में एक पीसफुल और कोऑपरेटिव रिलेशन बनाए रहे, पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट और नॉन इंटरफेरेंस पर ज्यादा एम्फासिस दिया गया था। नेहरू का विजन उस समय हम बात करें वो काफी आइडियलिस्टिक था, जहां उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हार्श रियलिटी को अंडर एस्टिमेट किया था। ठीक है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर सोवेरेनिटी, एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो गया, दूसरे की सोवेरेनिटी हो गया, उसको वो रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा नॉन एग्रेशन, तीसरा नॉन इंटरफेरेंस, मतलब एक दूसरे का जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके साथ ही इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट मिलना चाहिए दोनों को, और वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बिलीव करते थे। साथ ही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, वो दोनों पीसफुली रहना चाहते हैं, दोनों एक साथ पीसफुल एग्जिस्ट करना चाहते हैं, दोनों का वजूद रहना चाहिए। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल आया था पंचशील, वो इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी था और पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस का कमिटमेंट को वो रिफ्लेक्ट करता है। और उसके साथ वो एशिया और अफ्रीका में जो देश है, जो नेशंस है, उनके बीच कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी को भी गाइड किया है। काफी हद तक ये जो पंचशील प्रिंसिपल है वो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को शेप किया है। लेकिन 1962 में जो इंडिया चाइना के बीच जो वार हुआ था वो एक सेटबैक था। दूसरा नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट का कंसेप्ट नेहरू ने पायनियर किया था। कोल्ड वॉर के दौरान जब हम देख रहे थे, एक तरफ था यूएसएसआर, दूसरी तरफ था यूएसए। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का हिस्सा बनने से इनकार किया था। उसके साथ वो बोला था कि अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को वो मेंटेन करना चाहता है। ओके, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को वो मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, तो आज का ये जो कंसेप्ट है मल्टी अलाइनमेंट, उसका फॉर्म भी इवॉल्व हो चुका है, जिसमें इंडिया बिना फॉर्मल अलायंस का कोई भी फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप को वो परस्यूट कर सकता है आज के समय। तो ये नॉन अलाइनमेंट कब हुआ था? वो फाइनलाइज हुआ था 1961 में। फॉर्मली वो फर्स्ट मीटिंग की बात करें वो 61 में हुआ था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ नाम बेलग्रेड में हुआ था। लेकिन 1955 में उसका नॉन ऑफिशियल मीटिंग भी हो गया था बांदुंग में। क्यों हुआ था? कोल्ड वॉर के समय वो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था। सोवेरेनिटी और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को प्रिजर्व करने के लिए इंडिया ने बोला कि हम नॉन अलाइनमेंट ज्वाइन करेंगे। उसके साथ वो जो सुपर पावर थे, मिलिट्री ब्लॉक्स था, उससे वो दूर रहना चाहता था इंडिया। ठीक है, मिलिट्री ब्लॉक्स का शामिल नहीं होना है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन भी करना है, तो नाम आ गया। नाम की बात करें, जो ज्यादातर अफ्रो एशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्री, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, ये एशिया, ये अफ्रीका, ये लैटिन अमेरिका, खास करके जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा थे। ठीक है, और कैन से द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और उसका सिग्निफिकेंस, इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिली, साथ ही जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट थे, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे, उनके लीडर्स के रूप में इंडिया की इमेज भी बनी। और एक्सटर्नल प्रेशर के बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी इंडिया ने फोकस कर पाया। एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी रेसिज्म, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से, पहले से ही इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और रेसिज्म उसके खिलाफ रहा है। उसका स्टांस पहले से ही सख्त है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा ही कॉलोनियलिज्म,
इंपीरियलिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में रही है, जो कि खुद इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के नेचुरल एक्सटेंशन है। 1947 की बात करें, इंडिया ने 1947 के बाद अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया और लैटिन अमेरिका हो गया, वहां पे डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट को सपोर्ट भी किया था। पोस्ट 1947 में हम आजाद हुए थे, तो इंडिपेंडेंस के बाद एशिया हो गया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, वहां पे जो सारे कंट्रीज थे वहां पे फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। तो उस समय में इंडिया सीधा सीधा डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था, और उसके साथ जो अपार्थाइड पॉलिसी साउथ अफ्रीका में चल रहा था, साउथ अफ्रीका जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उसको भी वो स्ट्रांगली अपोज किया है यूएन में। यूएन जैसे फोरम में उसको भी इंडिया इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, जैसे कि इंटरनेशनल फोरम पर रेशियल इक्वालिटी को सपोर्ट किया जा सके। और ये स्टांस इंडिया को जस्टिस, इक्वालिटी और ऑप्रेस्ड नेशन का राइट्स का चैंपियन बनाता है। ये जो हो गया, हम डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे थे, रेसिज्म के अगेंस्ट हम खड़े थे, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट हम खड़े थे, इंपीरियलिज्म को हम विरोध कर रहे थे। तो ये जितना सारा इशू, जितना सारा मुद्दा हो गया, वो सब इंडिया का इमेज को सेट किया है। इंडिया जस्टिस, इक्वालिटी और राइट्स का एक चैंपियन बन गया। साथ ही इंडिया इंटरनेशनल डिस्प्यूट का पीसफुल सेटलमेंट पर भी बिलीव करता है। पीसफुल सेटलमेंट, ठीक है, डायलॉग, नेगोशिएशन और नॉन वायलेंट मीन्स के जरिए वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने पर एम्फासिस देता है। शांति का वार्ता दिया है इंडिया ने, क्रांति का नहीं, नॉन वायलेंस। ठीक है, पीस rather than war, support to UN and international law। शुरू से ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यूएन को ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी का सेंट्रल पिलर मानता है। यूनाइटेड नेशंस पहले से ही इंडिया मानता है यूनाइटेड नेशंस को, और उसका रोल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। यूएन पीस कीपिंग मिशन जो चलता है, वहां पे इंडिया एक मेजर पावर है, एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। उसके साथ ही इंटरनेशनल लॉ हो गया, ट्रीटीज हो गया, नॉर्म्स, कन्वेंशंस, ग्लोबल नॉर्म्स, सबका रिस्पेक्ट करके इंडिया एक पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म पे फोकस करता है। जितना भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गया, कन्वेंशंस हो गया, ग्लोबल नॉर्म्स, सबका रिस्पेक्ट भी इंडिया करता है। और क्या कहता है, वो पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होना चाहिए। पीसफुल मैनर में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए। और वो ये एडवोकेट करता है एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, जो यूनाइटेड नेशंस का रूल रेगुलेशन है, उसी हिसाब से सारा देश अपना बिहेव करे, सारा अन्य देश का सोवेरेनिटी पर इंटरफेयर ना करे, इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेयर ना करे। यह अप्रोच इंडिया के जस्टिस, फेयरनेस और कोऑपरेटिव ग्लोबल गवर्नेंस के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, जो इंडिया हमेशा से एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर पे बिलीव करता है। टू कंक्लूड वी कैन से दैट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, ये दोनों का एक बेहतरीन ब्लेंड है, ये दोनों का एक यूनिक ब्लेंड है, जहां पंचशील और नॉन अलाइनमेंट से लेके मल्टी अलाइनमेंट तक सब में इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पंचशील और नॉन अलाइनमेंट जैसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स पर रूटेड होते हैं। इंडिया ग्लोबल साउथ का वॉइस बन चुका है। ये कोर वैल्यूज इंडिया को ग्लोबल साउथ का एक लीडिंग वॉइस बनने में हेल्प करती है, जहां फोकस किस में होता है, पीस पर होता है, डेवलपमेंट पर होता है और इक्विटेबल इंटरनेशनल रिलेशंस पर होता है। साथ ही नेशनल इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड किया है इंडिया ने।
और हमेशा से इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थन करता आ रहा है। हमेशा से इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थन करता आ रहा है। वो कोल्ड वॉर के दौरान जो बाइपोलर वर्ल्ड था उसको वो विरोध करता है। सोवियत रशिया का डिसइंटीग्रेशन जब हुआ 1991, उसके बाद जब वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया उसको भी विरोध करता है इंडिया। तो इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पे बिलीव करता है। उसके साथ इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना जानता है, अपना नेशनल इंटरेस्ट को भी बहुत सही तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेबल, इंक्लूसिव और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सेव करने में एक मेजर रोल प्ले करेगा आने वाले समय में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।